हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार और बहुत बहुत स्वागत है। तो ये ओरल कैंसर्स के बारे में बेसिकली पार्ट 2 वीडियो है। ओरल कैंसर्स की सीरीज़ चल रही है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि ओरल कैंसर्स को जब भी हम रिमूव करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हम ट्यूमर को रिमूव करते हैं या सिर्फ और सिर्फ हम एग्जैक्टली जो ट्यूमर होता है उसको रिमूव करते हैं। हम क्या करते हैं, हम ट्यूमर को रिमूव करते हैं, उसके साथ में नेक जो रहती है उसका डिसेक्शन करते हैं, मतलब जो लिम्फ नोड्स रहते हैं वो। और आपको अगर याद हो तो अपन मैंडिबल की बोन जो रहती है उसको भी रिमूव करते हैं। तो वो जब मैंडिबल की बोन को रिमूव करते हैं तो जैसे कि अब आप इमेजिन करो कि अगर किसी एक पेशेंट की आपने मैंडिबल निकाल दी है तो वो पेशेंट को क्या आप ओपनली छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। तो उसको आपको वापस से भरना पड़ेगा उसको, और उस चीज़ को हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन। तो जो हमारा ये वीडियो है वो उसी टॉपिक के बारे में है कि हाउ वी विल डू द रिकंस्ट्रक्शन। ओके, और मैं सच बता रहा हूँ, ये सारे फ्लैप्स को मैं इतने मज़ेदार तरीके से समझाऊंगा जितने मज़ेदार तरीके से आपको कभी किसी ने नहीं समझाया होगा, और आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। हम इनफैक्ट रियल इमेजेस भी यूज़ करेंगे इसको समझाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि अब जो है वॉल्स जो थी इस किंगडम की, ठीक है, पुरानी एनालॉजी पे चलते हैं, तो इसकी जो दीवारें थी वो टूट चुकी थी और अब इन दीवारों को भरना है अपनों को, इन दीवारों को रिपेयर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं ये भाई साहब, ठीक है। इनको आप देखें तो ये सबसे पहले तो एंकर, ठीक है, क्योंकि मेमोरी साइंस क्या बोलती है कि आपको कुछ भी चीज़ को अगर रिकॉल करना है तो आपको उसको एक स्ट्रॉन्ग एंकर देना पड़ता है। तो यही है सबसे पहला एंकर जो है। आप ये देखिए कि ये इसके बाइसेप्स देखिए, इसका डेल्टॉइड मसल देखिए, इसके बेसिकली फोरआर्म देखिए तो कितने ज़्यादा है, और उसमें जो डेल्टा मसल है उस पर डेल्टा साइन भी लगाई गई है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बताना चाह रहा है, पहला फिगर वो डेल्टा पे फोकस करो आप, वो बताना चाह रहा है डेल्टो पेक्टोरल फ्लैप। तो जो पहला तरीका होता है रिकंस्ट्रक्शन का, ठीक है, वो होता है डेल्टो पेक्टोरल फ्लैप। और उसके नीचे जो है बैठी हुई अच्छी शांति से एक रानी है, और वो बेसिकली मेमोरी क्वीन है, ठीक है, मेमोरी क्वीन है, ठीक है। तो उसको आपको क्या समझना है, उसको आपको ये रानी से ये समझाना चाह रहा हूँ मैं कि डेल्टो पेक्टोरल फ्लैप जो रहता है उसका ब्लड सप्लाई जो रहता है वो होता है इंटरनल मेमोरी आर्टरी। तो चलिए अब अपन रियल इमेज देख लेते कि एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। ये होता है डेल्टो पेक्टोरल फ्लैप, ठीक है। बेसिकली ये अपनों ने क्या करा है कि आप ये देख सकते हो कि ये वाली इमेज में जो डेल्टोरल रीजन था उसमें से अपनों ने फ्लैप लिया है, ठीक है, और उसको उठा के अपने यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करी है, और उसके बाद जो फ्लैप बचा है अपने उसका बाकी का प्राइमरी क्लोजर करा है, और अगर फिर भी जो है थोड़ा बहुत पोर्शन बच जाता है तो वहाँ पे अपने ग्राफ्टिंग करी है, ठीक है। नॉर्मली ऐसा ही होता है। देखो, जिसको फ्लैप के बारे में बेसिक नहीं पता तो मैं आपको समझा देता हूँ बहुत शॉर्ट में और आसान तरीके से। जैसे कि मान लो अपन कभी पौधे को उखाड़ देते हैं अपनी गमले से और दूसरे गमले में या दूसरी मिट्टी में लगा देते हैं, बस वही कंसेप्ट होता है फ्लैप्स के बारे में भी, ठीक है। हाँ, यही बस इसी अभी फ़िलहाल के लिए आप इसको ही समझ लोगे ना अगर, तो फ्लैप वाले कंसेप्ट आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएगा। और नहीं तो फिर वैसे तो उसको बहुत डिटेल में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा उसका, लेकिन अभी सिर्फ इस पौधे की एनालॉजी से समझ लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में डेल्टो पेक्टोरल फ्लैप, जिसका सप्लाई जो रहता है वो इंटरनल मेमोरी आर्टरी रहता है। तो ये भाई साहब याद हो गए। अब अपन चलते हैं दूसरे वाले पर, और वो है ये बॉडी बिल्डर फ्लैप। इसकी भी बॉडी देखिए, लेकिन ये जो है आप देख रहे हैं कि इनकी जो स्किन है वो लटक रही है और कितने घिनौनी जैसे लग रहा है, पर खैर जो भी है, इनका पेक्टोरल रीजन पे आप फोकस करिए। पेक्टोरल रीजन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि दूसरा जो अपन फ्लैप लगाते हैं वो लगाते हैं पेक्टोरलिस मेजर मायोक्यूटेनियस फ्लैप, जिसको हम PMMC भी बोलते हैं। और चूंकि उसमें पेक्टोरलिस मेजर मसल लेता है तो इसको याद रखने के लिए ये एनालॉजी जो है वो बताई गई है कि बॉडी बिल्डर पेक्टोरलिस मेजर मसल से दिखा रहा है वो, ठीक है। अब इसका भी ब्लड सप्लाई के बारे में अपन बात करते हैं, तो उसका ब्लड सप्लाई जो रहता है वो आप थॉर की हैमर से याद रख लो, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि थॉर अपनी हैमर से अपनी ही छाती को या अपने ही पेक्टोरल मसल को उससे ठोक रहा है। तो थॉर से क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, थॉर से मैं बताना चाह रहा हूँ कि PMMC का ब्लड सप्लाई क्या रहता है, और वो जो रहता है वो थॉर की हैमर रहती है, बेसिकली वो रहता है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। तो थॉर से आपको क्या आ जाएगा, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। तो अगर आप मसल देखोगे तो उससे पेक्टोरलिस मेजर मसल से आपको आ जाएगा PMMC फ्लैप, और उसी की छाती पे ठोकता हुआ ये हैमर आ जाएगा थॉर का, तो उससे आ जाएगा थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। तो अपने ने अभी दो फ्लैप देख लिए, एक हो गया हमारे पास डेल्टो पेक्टोरल फ्लैप ये वाला जिसका ब्लड सप्लाई था इंटरनल मेमोरी आर्टरी, एक अपने ने देख लिया पेक्टोरलिस मेजर मायोक्यूटेनियस फ्लैप जिसका ब्लड सप्लाई है हमारे पास थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। ये हो गई अपने दो फ्लैप। अब अपन चलते हैं तीसरे पर। तीसरा जो है वो है एबे फ्लैप। अब एबे फ्लैप क्या रहता है, एबे फ्लैप में आप ये देखिए, ये चार लड़के जो है वो जा रहे हैं जेब्रा क्रॉसिंग में, और बीच में इनकी जो है रेड लाइन है, वो रेड लाइन एक्चुअली में
ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है बाय द वे, ये एनालॉजी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूँ कि ये जो मिड लाइन आपको दिख रही है एबे में, ठीक है, एबे बेसिकली क्या है, मैं इसका एनालॉजी दे दूं। अगर कोई लोग बीटल्स के सॉन्ग सुनते थे तो उनकी एक एल्बम थी जिसके अंदर एबे रोड दिखाया गया था। ये एबे रोड उनके स्टूडियो के बाहर था। जिन लोगों को इंटरेस्ट है उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको नहीं है तो भी आप इस एनालॉजी से याद रख लो, एक जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। तो अब इसमें क्या रहता है कि एबे फ्लैप को ऐसे समझिए कि जो अगर मिड लाइन डिफेक्ट है, मिड लाइन से मतलब ये है, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ये लिप है, ठीक है, अब इस लिप के अंदर मिड लाइन डिफेक्ट है। मिड लाइन मतलब समझ रहे हो ना आप कि ये नाक के एकदम सेंटर से आ रहा है, चाहे वो अपर लिप में हो चाहे वो लोअर लिप में हो। अगर वहाँ पर कहीं पर डिफेक्ट है तो उस फ्लैप को रिपेयर करने के लिए अपन बोलते हैं एबे फ्लैप। अब इसमें करते क्या है, बहुत सिंपल है। सपोज लोअर लिप का मिड लाइन डिफेक्ट है तो अपन अपर लिप का क्या करते हैं, अपर लिप से फ्लैप लेते हैं, उसको उठाते हैं और इसकी तरफ रखते हैं। वही गमले वाली एनालॉजी की, एक पौधे को उठाया आपने और दूसरी जगह उसको दूसरी मिट्टी में गाड़ दिया। बस उसी तरीके से अपनों ने मिड लाइन डिफेक्ट था तो लोअर लिप मिड लाइन था तो अपर लिप से अपनों ने वो ले लिया टिश्यू और उसको अपनों ने लोअर लिप पे लगा दिया, ठीक है। अब क्या करा अपनों ने, अब अपनों ने कुछ नहीं करा। अब पेशेंट को 2-3 हफ्ते तक ऐसे ही रखा, ठीक है। 2-3 हफ्ते के बाद वो डिटैचमेंट कर दिया और जो अपर लिप से फ्लैप लिया था उसका अपन प्राइमरी क्लोजर कर देते हैं, ठीक है। 2-3 हफ्ते बाद पेशेंट को वैसे ही छोड़ देते हैं। पेशेंट का माउथ जो रहता है बंद रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद में 2-3 हफ्ते बाद वो अपन उसको ब्रेक कर देते हैं, कट कर देते हैं, तो वो ऐसा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको अगर बोला जाएगा कि डिफेक्ट मिड लाइन में है तो आप एबे फ्लैप की तरफ जाओगे। अब अपन चलते हैं दूसरा, वो है ईस्टलैंडर फ्लैप। ईस्टलैंडर फ्लैप को समझने के लिए भी अपनों को इसी फोटो को देखना है। और अब यहाँ पर आप देखिए एंगल ऑफ माउथ पे देखिए, ठीक है, आपको दिख रहा है ये, है ना। तो अब एंगल ऑफ माउथ से मेरा मतलब ये था कि अगर आपका डिफेक्ट एंगल ऑफ माउथ पर है तो आप करोगे ईस्टलैंडर फ्लैप। अब इसको याद रखने के लिए मैंने क्या बनाया है, देखो ईस्ट लैंड, तो लैंड इज़ बेसिकली जोग्राफिकल टर्म है, ठीक है। तो जोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से वो बताना चाह रहे हैं कि लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। और इसी को याद रखने के लिए मैंने जोग्राफिकल मैप बनाया है, क्योंकि मैप से आपको लैंड याद आ जाती है। तो ये दो चीज़ें जो है एनालॉजी, इसको याद रखना है आपको। एबे फ्लैप के लिए जेब्रा क्रॉसिंग बना दी अपनों ने और ईस्टलैंडर के लिए एक जोग्राफिकल मैप बना दिया, तो ये दो आपको याद हो गए। एबे फ्लैप में क्या है, एबे फ्लैप के अंदर जब मिड लाइन में डिफेक्ट होता है ना तो उसको कवर करने के लिए आप एबे फ्लैप लेते हो, ठीक है। सपोज लोअर लिप में डिफेक्ट है तो आप अपर लिप से फ्लैप ले लेते हो और उसको उसमें लगा देते हो। और अपर लिप का वुंड को कैसे क्लोज कर देते हो, प्राइमरी क्लोजर कर देते हो। वैसे ही अगर एंगल ऑफ माउथ पे अगर डिफेक्ट है और उसको क्लोज करना है तो आप क्या करोगे, सामने वाले एंगल ऑफ माउथ से फ्लैप ले लोगे और जहाँ से लोगे उसमें प्राइमरी क्लोजर कर दोगे और जो डिफेक्ट था उसको अपने फ्लैप से आप कवर कर लोगे। तो इस तरीके से होता है ईस्टलैंडर फ्लैप। अब अपन चलते हैं कार्पांजिक फ्लैप। कार्पांजिक फ्लैप जो है उसको आपको याद रखने के लिए पहले तो एंकर समझना पड़ेगा। तो कार्पांजिक फ्लैप को आप समझो कराटे पांडा, मतलब जो कराटे करने वाला ये जो पांडा है इससे याद रखो। क्यों? क्योंकि कराटे से आपको कारा याद रह जाएगा और पेंजिक जो है वो पांडा से याद रह जाएगा, तो ये दोनों हो जाएंगे कार्पांजिक फ्लैप। अब आप जैसे कि जानते हैं कि कराटे वाले जो लोग रहते हैं वो बहुत एक्शन वगैरह दिखाते हैं, तो ये देखिए इनके हाथ का मूवमेंट जो है वो सर्कुलर है। वो कैसा मूवमेंट है, सर्कुलर है, तभी रेड लाइन से उसको मैंने डिपिक्ट करा है। इसका मतलब ये है देयर इज सर्कम ओरल एडवांसमेंट। अब मैं इसको समझाता हूँ। देखो क्या होता है कि अगर सपोज इसमें जो डिफेक्ट रहता है वो चेहरे पर रहता है, जो लिप्स रहते हैं उसके आसपास रहता है, ठीक है, जिसको नेज़ोलेबियल फोल्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर उन जगह पर रहता है तो उसको आपको कवर करना पड़ता है। और उसको आप कैसे कवर करते हो, देखो उसको समझाने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ आपके रूम में जो पर्दे लगे रहते हैं, कई बार आपको जब बहुत सारी लाइट आती है तो आप पर्दों को किस तरीके से क्लोज करते हो, दोनों को आपस में लेकर पास में आ जाते हो ना। बस वही डिट्टो, वही एनालॉजी है, उसी से आप समझते हो इसको कि इट इज़ अ कार्पांजिक फ्लैप, प्लेन और सिंपल, ठीक है। तो उसमें क्या करते हो, आप एक पर्दा लेते हो, दूसरा पर्दा लेते हो, उसको बंद कर देते हो, वही होता है कार्पांजिक फ्लैप। तो ये हो गया अपना कार्पांजिक फ्लैप। इसका एंकर हो गया कराटे पांडा। अब अपन चलते हैं रेडियल फोर आर्म फ्लैप पे। अब रेडियल फोर आर्म फ्लैप में सबसे पहले तो एंकर समझिए कि एक तो हाथ है, ठीक है, रेडियस बोन है और उसमें आपने क्या करा है रोल की तरह बनाया हुआ है, लेकिन वो रेडियल फ्लैप का जो मसल है वो मुंह के अंदर जा रहा है। खैर छी करने से ज़्यादा बेहतर है इसको समझना, याद रखना। वो ये है कि जब भी आप, सवाल यही आता है ना कि आप इसको कब यूज़ करोगे, तो इसको आप तब यूज़ करोगे कि जब भी आपको सॉफ्ट टिश्यू की ज़रूरत होगी,
तब आप यूज़ करोगे। कहने का मतलब ये है कि जो मुंह आपको खुलता हुआ दिखा है उसमें ज़बान दिख रही है, तो चाहे फिर वो बकल म्यूकोजा हो, चाहे वो टंग हो, या चाहे वो सॉफ्ट पैलेट हो, ये तीनों सॉफ्ट टिश्यू में आते हैं। तो जब भी आपको सॉफ्ट टिश्यू के को रिप्लेस करना रहता है ना, तब आप क्या करते हो, आप रेडियल फोरआर्म फ्लैप लेते हो। और इसीलिए सॉफ्ट टिश्यू को दिखाने के लिए मुंह बनाया मैंने, और वो जो है उसके अंदर क्या जा रहा है, मसल जा रहा है। कौन सा मसल जा रहा है, रेडियल्स का मसल। तो बेसिकली इट इज़ अ रेडियल फोरआर्म फ्लैप। अब हम चलते हैं दूसरे जगह पर, और वो है फ्री फिबुला फ्लैप। अब ये देखो, मैंडिबल बोन बनाई। अभी तक क्या हो रहा था कि या तो अपने पास डिफेक्ट जो रहते थे वो स्किन के रहते थे, सबक्यूटिनियस टिश्यू के रहते थे, या ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू के रहते थे, जो अपने अभी सारे पढ़े। अब पहली बार अपन बोन को पढ़ने जा रहे हैं कि सपोज़ आपने मैंडिबल जो है उसको निकाल दिया, तो अब आप मैंडिबल को आप कैसे करोगे। तो उसको समझाने के लिए मैंने ये मैंडिबल बोन दिखाई है, और उसके जस्ट नीचे मैंने फिबुला दिखाई है। मैं आपको समझाता हूँ। अब क्या होता है कि जब आपको लॉन्ग बोन की ज़रूरत पड़ती है, सपोज़ एक एंगल ऑफ माउथ से दूसरे एंगल ऑफ माउथ तक की मैंडिबल को आपने निकाल दी, और अब आपको इतनी लंबी हड्डी की ज़रूरत पड़ी है, तो उस हड्डी के लिए हम फिबुला की मदद लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत कट छाट के उसको कर देते हैं। तो दैट इज़ व्हाट इज़ फ्री फिबुला फ्लैप। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बात यह है कि आप इसको इस्तेमाल कब करते हो। तो समझ में आ रहा है इसको इस्तेमाल अपन कब करते हैं। इसको इस्तेमाल तब करते हैं जब लंबी मैंडिबल की आपको ज़रूरत पड़ती है, जब लंबी बोन को आपने हटा दिया है ट्यूमर की वजह से, तो आप फिबुला करते हो। अच्छा, अब इसको समझने के लिए इसका ब्लड सप्लाई क्या रहता है, तो इसका ब्लड सप्लाई रहता है पेरोनियल। इसको मैंने कैसे याद रखा है कि भैया पैर जो रहते हैं, ठीक है, पैर से आप याद रख लो पेरोनियल, क्योंकि पैर का जो ब्लड सप्लाई रहता है वो पैर ही रहता है, दैट इज़ पेरोनियल। तो दैट इज़ बेसिकली फ्री फिबुलर फ्लैप। अब हम आते हैं इलियक क्रेस्ट फ्लैप पर। अब उसमें क्या होता है कि जब आपको मैंडिबल आपने निकाल दी है, ठीक है, लेकिन अब जो आपने मैंडिबल निकाली उसमें आपको हाइट की ज़रूरत है। मतलब बेसिकली जैसे मान लो आपको कंटूर देना है या आपको उसका शेप देना है, ठीक है, तो आप इलियक क्रेस्ट की बोन को इस्तेमाल करते हो। इसका क्या मतलब है, मैं समझाता हूँ कि जैसे मान लो आपको एल्वियोलर टीथ, दांत लगाने हैं, ठीक है, तो अब दांत लगाने हैं उसके लिए तो आपको इलियक क्रेस्ट की बोन की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भैया उसमें एक तो कर्व्ड आ जाता है, हाइट आ जाती है, ओके, और उससे एल्वियोलर बोन अपन आसानी से लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ज़रूरत के हिसाब से हम अलग अलग फ्लैप लगा रहे हैं। अगर अपन इलियक क्रेस्ट के बारे में मैं कह रहा हूँ, तो वो अपन कब ले रहे हैं, जब अपनों को एक्चुअली में हाइट अटेन करना है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो जब आपको एल्वियोलर मार्जिन्स या दांत लगवाने हैं, ठीक है, ऑल्दो दांत दोनों में लग सकता है, ऐसा नहीं है, इम्प्लांट फिबुला में भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरत ऐसी है कि मान लो आपने मैंडिबल को जिस जगह से काटा है वहाँ पे आपको हाइट की ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ा कंटूर की ज़रूरत है, तब आप इलियक क्रेस्ट बोन यूज़ करते हो। तो चलो एक शॉर्ट में फटाफट इसको समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो डेल्टो पेक्टोरल फ्लैप के बारे में मैंने बता दिया था। उसकी जो रानी है वो इंटरनल मेमोरी आर्टरी है, मतलब उसका ब्लड सप्लाई इंटरनल मेमोरी आर्टरी है। पेक्टोरलिस मेजर के बारे में मैंने बता दिया था कि वो पागल हो चुका है, बेसिकली वो हैमर ही अपने छाती पे मारे जा रहा है बार बार, एंड दैट इज़ समथिंग दैट इज़ थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी। तो इसका ब्लड सप्लाई हो गया। एबे रोड के बारे में मैंने बताया कि जब मिडलाइन डिफेक्ट रहेगा तब अपन एबे फ्लैप यूज़ करेंगे, और ईस्टलैंड के बारे में मैंने बताया था जब एंगल ऑफ माउथ में डिफेक्ट रहेगा तब अपन ईस्टलैंड यूज़ करेंगे। फिर करपांजिक फ्लैप के बारे में मैंने बताया था कि जिस तरीके से पर्दे को अपन बंद करते हैं वही इसके अंदर भी वही करते हैं, और ये सर्कल जो है पांडा बना रहा है वो ये बना रहा है सर्कमओरल एडवांसमेंट के बारे में। फिर ये माउथ से मैंने बताया था कि आपको सॉफ्ट टिश्यू की जब आपको ज़रूरत पड़ रही है तब आप रेडियल फोरआर्म फ्लैप यूज़ करोगे, जब आपको लंबी हड्डी की ज़रूरत पड़ रही है तो आप फिबुलर फ्लैप यूज़ करोगे, और जब आपको एक कंटूर देना या हाइट देना है तब आप इलियक क्रेस्ट जो है वो यूज़ करोगे। आई होप आपको ये सारे चीज़ें जो हैं इमेजेस से काफ़ी बेहतर याद हुए होंगे। मेरा फिर भी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार इसको और वीडियो को देखिए ताकि आपके दिमाग में ये काफ़ी बेहतर बैठ सके। आप इसको मैरो से पढ़ने जाओगे तो आप यकीन मानो कि सिर्फ उसके अंदर रटने वाली चीज़ें दे रखी है, आप जैसे ही किताब बंद करोगे भूल जाओगे। लेकिन आई एम वेरी मच श्योर कि आपको ये सारी इमेजेस से काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक और बेहतर याद रहा होगा। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, और वो बढ़ते हैं हम लिप कैंसर पे। अब सपोज लिप का कैंसर था, अब आपने वो कैंसर जो था वो ट्यूमर उसको आपने रिमूव कर दिया। अब आपने रिमूव कर दिया तो अब आप उसको रिपेयर कैसे करोगे, ये उसके बारे में बताया गया है। तो बेसिकली उसको समझाने के लिए मैंने ना इस पिज़्ज़ा की एनालॉजी ली है। देखो बड़ा सिंपल है। कैसा सिंपल है कि भैया जैसे मान लो लिप का कैंसर था, ठीक है, आपने वो कैंसर रिमूव करा। अब जो लिप में जो डिफेक्ट आया होगा ना वो आया है लेस देन 1.3। इसका कहने का मतलब ये है कि एक पूरे पिज़्ज़ा में से आपने बहुत पतली सी जो स्लाइस थी वो निकाली है, तो डिफेक्ट बहुत छोटा सा है। तो आप क्या करोगे उसको डिफेक्ट को क्लोज करने के लिए, सिंपल प्राइमरी क्लोजर है,
ठीक है, जो 2 एजेस रहेंगे उसको पास में लाओगे, सूचर करोगे और वो क्लोज हो जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट वी विल डू इन प्राइमरी क्लोजर। फिर सेकंड की तरफ जब अपन आते हैं तो उसमें अब आप देखो, अब आपने सपोज एक स्लाइस ना लेते हुए 2 स्लाइस ले लिए, तो अब जो डिफेक्ट है वो कितना बड़ा हो गया, पिज़्ज़ा के अंदर बड़ा हो गया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप उसको खींच के लाओगे और सूचर कर दोगे और वो हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि टेंशन डेवलप होगा। तो इसीलिए जब 1/3 से लेकर 2/3 का डिफेक्ट आता है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं जॉनसन स्टेप लैडर। अब ये क्या होता है सर, सिंपल है, जैसा कि मैंने पिज़्ज़ा की एनालॉजी से बताया कि अगर डिफेक्ट ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, दोनों एजेस को पास में लेकर आओगे तो टेंशन डेवलप होगा, तो आप उस टेंशन को रिमूव कर देते हो और उसके बाद में आप उसको सिल देते हो, जैसे कि अपने इसमें सिला था प्राइमरी रिपेयर। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जब आप सिल देते हो तो उसको आप कैसे याद रखोगे। देखो मैं ऐसे समझाता हूँ, सपोज़ आप शर्ट पहन रहे हो और वो शर्ट जो है आपको वो टाइट पड़ता है, ठीक है, तो आप टेलर के पास जाते हो, वो क्या करता है, वो थोड़ी सी उसकी सिलाई ढीली कर देता है, राइट। तो बेसिकली वो भी तो वही कर रहा है ना, कि वो टेंशन को थोड़ा कम कर रहा है, वही हम इसके अंदर भी कर रहे हैं। अब आप गौर फरमाएं तो इसमें क्या हो रहा है कि इसके अंदर अपनों ने अल्टीमेटली टेंशन को रिलीज करके सूचर कर दिया, लेकिन गौर से देखो तो ये एक लैडर का अपीयरेंस दिख रहा है, ये पास में, इसीलिए मैंने सीढ़ी भी दिखाई है कि आप देखोगे तो इस सीढ़ी की तरह चढ़ता हुआ या बनता हुआ दिख रहा है। तो इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप सीढ़ी को देखते हो तो उससे जो अपीयरेंस आता है वही इसके अंदर भी आ रहा है, और इसीलिए इसको बोलते हैं जॉनसन स्टेप लैडर। समझ में आ रहा है। अब सपोज तीसरा हिस्सा क्या हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा ही पिज़्ज़ा जो है उसकी स्लाइसेस निकाल दी है और अब जो डिफेक्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, तो अब आप क्या करोगे, बेसिकली लिप है वो, तो अब आप करोगे ईस्टलैंडर और एबे फ्लैप, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कि आपने इतना पोर्शन निकाला है तो कहाँ पर है, आप दोनों एक साथ भी कर सकते हो, मिड लाइन से एबे कर लोगे, एंगल ऑफ माउथ से आप ईस्टलैंडर कर दोगे। तो ये होता है कब, जब डिफेक्ट आपने बहुत ज़्यादा कर दिया, मतलब पिज़्ज़ा की स्लाइसेस बहुत ज़्यादा ले ली है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, आई होप आपने इसको समझा देता हूँ एक बार शॉर्ट में। आपने एक पिज़्ज़ा की स्लाइस ली, कम लिया, ठीक है, सिंपल सी बात है, दोनों एजेस को पास लाए, प्राइमरी क्लोजर कर दिया। 2 स्लाइसेस ले ली, बहुत ज़्यादा स्लाइस ले ली तो टेंशन मिलेगा, टेंशन को आपने रिलीज़ करा, रिलीज़ करके उसके बाद आपने वापस उसको क्लोजर कर दिया, एंड दैट इज़ नथिंग बट जॉनसन स्टेप लैडर, क्योंकि वो स्टेप लैडर जैसा दिखता है। फिर मोर देन 2/3 के बारे में, मतलब अब आप ना उसको पास ला सकते हो ना कुछ कर सकते हो, तो अब आपको दूसरा पिज़्ज़ा जो है वो लाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आपको फ्लैप लाना पड़ेगा और उसके लिए आपको करेगा एबे और ईस्टलैंडर। अब एक और सवाल वो ये है कि आपको ओरल कैंसर्स के लिए अंदर तो जाना ही पड़ेगा ओरल कैविटी में, तो उसका अप्रोच क्या रहेगा। फॉर एग्जांपल कि आपको किसी के घर के अंदर जाना है तो आप कौन सा दरवाज़ा लोगे, आप मेन दरवाज़ा लोगे, आप पीछे के दरवाजे से जाओगे या खिड़की से जाओगे। बस वही अप्रोच जो रहता है डॉक्टर और सर्जन जो है वो भी बकल म्यूकोसा के कैंसर के लिए यूज़ करते हैं। तो पहला जो इमेज दिखा रहा है वो साफ साफ दिखा रहा है इंट्राओरल, भैया मेन दरवाजे से जाएंगे, सिंपल सी बात है। दूसरा जो है वो है लिप स्प्लिट। लिप स्प्लिट मतलब जो बाहर का जो लिप्स रहेंगे उसको अपन स्प्लिट करेंगे और फिर उसके अंदर से जाएंगे। तीसरा जो है वाइज़र, हाँ इसको समझ लीजिए, वाइज़र बेसिकली शब्द आया हेलमेट से, ठीक है। अब ये जो है पुराने जो नाइट्स होते थे, मतलब जो सोल्जर्स और वॉरियर्स होते थे, वो जो हेलमेट पहनते थे उससे भी आप याद रख सकते हो, या जो आप आजकल हेलमेट पहनते हो उससे भी याद रख सकते हो। बेसिकली क्या होता है कि जो विंडो, जो कांच का ग्लास रहता है आपके हेलमेट का, जब आप उसको ऊपर कर देते हो, ठीक है, जो अब आप ऊपर कर देते हो तो विजिबिलिटी जो रहती है वो और बढ़ जाती है, मतलब आपको ज़्यादा पोर्शन दिखता है अपने चेहरे का, ठीक है। बस वही चीज़ है, उसी चीज़ से इसको समझाया मैंने कि देखो वॉरियर का जो हेलमेट है उसने ऊपर करके उसको बता दिया है, तो अब आपको क्या है कि अब आपको फ्लोर ऑफ माउथ, मैंडिबल दोनों दिख रहे हैं। बेसिकली इसको समझने के लिए ऐसे समझो कि अगर आपको कार का इंजन देखना है तो आप बोनट ऊपर कर देते हो, तो उससे क्या होता है कि विजिबिलिटी जो है वो ज़्यादा मिल जाती है। तो एक और अप्रोच होता है, उसको हम कहते हैं वाइज़र। फिर एक लास्ट अप्रोच होता है, वो होता है वेबर फर्ग्यूसन। अब इसमें आप देखो इंपॉर्टेंट है कि ये चेहरा इंसान का दिख रहा है, दूसरा उसका कंकाल दिख रहा है, और इस कंकाल में मैग्जिला जो बोन है उसको हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ इसके अंदर कि जो मैग्जिला बोन है ना, जो मैग्जिला बोन है, ठीक है, जब हमको मैग्जिला की बोन पर पहुंचना पड़ता है तब हम वेबर फर्ग्यूसन जो है इंसिजन देते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो एक्चुअली इंसिजन ये दिखाया ना चेहरे पर, वो वैसा ही रहता है, बस ये थोड़ा नाक के जो है एला ऑफ नोज उसके थोड़ा पास में रहता है। तो ये चीज़ से आपको याद रहेगा वेबर फर्ग्यूसन, ठीक है। तो अपन को जब भी मैग्जिला तक जाना पड़ता है तो उसके लिए अपन वेबर फर्ग्यूसन इंसिजन यूज़ करते हैं। तो अब आप समझ गए कि अपने पास क्या क्या तरीके हो गए उनके घर में पहुंचने के। सिंपल सी चीज़ है, मेन गेट से जाना है इंट्राओरल, ठीक है, लिप स्प्लिट करके जाना है, ठीक है, वाइज़र से जाना है, या वेबर फर्ग्यूसन। सो आई होप कि आपको ये सारे फ्लैप समझ में आ गए होंगे, लिप कैंसर को अपनों को कैसे ट्रीट करना है वो समझ में आ गया होगा, और क्या क्या अप्रोचेस रहेंगे हमारे वो समझ में आ गए होंगे। तो चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको समझ में आया हो।